फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो कि है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक का सूत्र। ठीक है, देख सकते हो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में हर साल ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और आज इस डेरिवेशन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने भी वाले हैं। एकदम आसानी से आप पूरा इसका चित्र, पूरी इसकी जो रचना है, इसको भी आपको ये जितनी बातें लिखी रटना, आपको एक भी चीज नहीं पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से आप समझोगे। और पूरा डेरिवेशन भी एकदम आसान है क्योंकि इस वीडियो पे हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा समझाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और कह रहे ना आपसे इसको तैयार भी कर लेना क्योंकि 5 नंबर का फिजिक्स के पेपर में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे जरूर से जरूर तैयार करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, मस्त तरीके से देखते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बात करें अगर, तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 10वां चैप्टर नंबर 3 है, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसी का टॉपिक है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको व्यतिकरण के बारे में समझा दिया था। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के प्रकार क्या है, जिसमें समपोषी और विनाशी व्यतिकरण देखा था, उनके लिए कलांतर और पथांतर के फॉर्मूले बताए थे, और व्यतिकरण की शर्तें क्या है, ये सब चीजें हमने इसके पहले वीडियो पे देख लिया था। ठीक है, अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आके इसके पहले के वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें मस्त तरीके से। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो डेरिवेशन है ये क्यों निकाला जाता है, देखो आपको व्यतिकरण की घटना पता चली थी कि जब दो तरंगे एक ही दिशा में, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण की जो घटना हुई ना, उसी में जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा होती है, उसका मान निकालने के लिए ही फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकाला जाता है। और ये पूरा व्यतिकरण की खोज किसने की थी, यंग नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो उन्होंने ही ये सारी चीजें बताई है। तो अब हम यहाँ पे फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकालने के लिए हम आगे की ओर चलते हैं। पहले चित्र समझते हैं फिर डेरिवेशन। ठीक है, तो देखो हमने इस मतलब यंग के प्रयोग को समझने के लिए, व्यतिकरण की जो आपका फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, इसको समझने के लिए यहाँ पे 3 पर्दे लिए हुए। पहला पर्दा L है, दूसरा पर्दा M है, तीसरा पर्दा N है। 3 पर्दे हमने ले लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला पर्दा जो L है, इसमें एक रेखा छिद्र, इस टाइप से एक छिद्र है जिसे नाम दिया गया S। ठीक है, ये रेखा छिद्र क्यों लिया गया, क्योंकि इससे प्रकाश जाएगा। ठीक है, इसके बगल में जो दूसरा पर्दा है, इस पर हमने 2 रेखा छिद्र लिए हैं और इस S से समान दूरी पे लिए हैं। इस S से इसकी भी दूरी समान है और इस S से इसकी दूरी भी समान है। मतलब जो दूसरा पर्दा M है, इसमें 2 रेखा छिद्र लिए हैं, S1 और S2। ठीक है, पहले पे एक रेखा छिद्र लिया था, दूसरे पे 2 रेखा छिद्र लिए। इसके बगल में एक पर्दा हमने और लगा रखा है जिसे हमने बोला N पर्दा। इस N पर्दे को क्यों लगाया, इसमें हमें मिलेंगी फ्रिंजे। जो फ्रिंज चौड़ाई निकालने वाले हो, इसमें जब व्यतिकरण होगा तो आगे जो हमें फ्रिंज प्राप्त होंगी, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज, वो इसी N पर्दे पे प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आगे 3 पर्दे लिए गए, पहले पे एक रेखा छिद्र, दूसरे पे 2 रेखा छिद्र और तीसरे पर्दे पे फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, आप देखो हम यहां से क्या करते हैं, जो पहला पर्दा है इससे हम प्रकाश को भेजेंगे। ठीक है, यहां से हम एक वर्णी प्रकाश को भेजेंगे। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश का मतलब एक रंग का प्रकाश, तो यहां से हम एक वर्णी प्रकाश को यहां से भेजेंगे। ठीक है, जब इस रेखा छिद्र से एक वर्णी प्रकाश यहां से प्रवेश करेगा, देखो एक वर्णी प्रकाश यहां से प्रवेश कर रहा है, तो ये जो रेखा छिद्र है, जब इससे प्रकाश प्रवेश करेगा तो जो प्रकाश तरंगों के रूप में है, तो प्रकाश आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये S से निकल के S1 की ओर भी जाएगा और S से निकल के S2 की ओर भी जाएगा। प्रकाश जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ छिद्र से गया है, अब आगे जहां छिद्र होंगे उनके पास जाएगा, S1 और S2 के पास। तो हाइगेंस ने बताया था कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती है और आगे अगर कोई भी मान लो कण आता है या कोई भी चीज आती है, तो वो नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगती है, जिससे नई तरंगे निकलने लगती है। तो जैसे यहां से तरंग निकली S रेखा छिद्र से, अब वो S1 और S2 पे पड़ी, तो S1 S2 क्या किए, नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगे, जिनसे क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगे आगे की ओर निकलेंगी। ठीक है, हाइगेंस ने तो बताया था कि आगे की ओर द्वितीयक तरंगे निकलने लगेंगी। तो अब ये जो S1 और S2 है, इनसे क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगे। तो मान लेते S1 से द्वितीयक तरंग जो है निकल के इस टाइप से यहाँ पे बिंदु P पे मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु P है, इस पे जाके द्वितीयक तरंग आपकी मिलती है। फिर इसी टाइप से S2 से भी द्वितीयक तरंग निकलती है और वो भी जाके इसी बिंदु P पे मिलती है। ठीक है, आप लोग इस लाइन को सीधा बनाना, पटरी से बनाओगे चित्र आपका मस्त बनेगा। ठीक है, ठीक है, पटरी से बनाओगे पूरा आपका सीधा बनेगा। ये S1 को हमने P से मिला दिया,
H2 रेखा चित्र को भी हमने P से मिला दिया। ये क्या निकली है, ये द्वितीयक तरंगे हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, S1P, S1 से जो जा रही तरंग ये S1P है और ये S2 से जा रही है S2P है, ठीक है। इसको देखो, ये आपको केवल समझ के रखना है, यहाँ पे बनाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो चित्र में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये एक रेखा चित्र S था जिससे एक बार प्रकाश गया। अब प्रकाश जब इससे गया तो S1 और S2 पे पहुंचेगा। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे जिनसे आगे की ओर द्वितीयक तरंगे निकलेंगी। तो द्वितीयक तरंग यहाँ से निकल के इस P पॉइंट पे गई और इससे निकल के यहाँ पे P पॉइंट पे गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने तक। अब देखो, अब यहाँ पे जो S1 और S2 क्या है, रेखा चित्र है। अगर इसका यहाँ पे बीच वाला कोई पॉइंट हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसका आधा, इसके आधे से अगर हम क्या करें, यहाँ पे इस वाले पर्दे पे लंब डाल दे। अगर इसके आधे से हम इसके इस वाले पर्दे पे क्या करें, एक लंब डाल दे, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, क्योंकि लंब डाला गया तो 90 डिग्री है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं, कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट O, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस पॉइंट को हमने C माना, ये O माना। ये किया क्या है, हमने इस पर्दे से इस पर्दे पे एक लंब डाल दिया 90 डिग्री पे, ठीक है। क्या किया, एक 90 डिग्री पे लंब डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे M और N पर्दा जो है इसके बीच की एक दूरी होती है जिसे कहा जाता है पर्दे की दूरी, कैपिटल D, ठीक है। इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी होती है कैपिटल D, जिसे पर्दे के बीच की दूरी कहते हैं। और यहाँ पे जो S1 S2 रेखा चित्र है इसके बीच की दूरी जो होती है ये होती है स्मॉल d। ये कितनी होती है, ये होती है स्मॉल d। रेखा चित्र के बीच की दूरी को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा था इस पर्दे इन पे क्या प्राप्त होगा, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो O पॉइंट है बीच वाला मिलता है, इस पे हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। और आगे O से जो P तक है इसमें हमें क्या प्राप्त होती है, इसमें हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती रहती। तो यहां से हम मान लेते हैं कि जो O पॉइंट है इससे P पॉइंट तक की दूरी को हम मान लेते हैं x। ये x क्या हो जाएगी, ये दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है, x। तो हमने O से P तक की दूरी को x मान लिया है, पर्दे के बीच की दूरी को d मान लिया है और S1 S2 के बीच की दूरी को स्मॉल d मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने तक, एकदम आसान है, ठीक है। ये O से P तक की दूरी x मानी गई है, यहां से O से P के बीच में हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी, ठीक है। अब देखो आगे, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, तो S1 से लेके P तक और S2 से लेके P तक, तो आप देखो S1P और S2P में क्या बड़ा दिख रहा है आपको। S1P देखो इतना छोटा सा है और S2P दूरी बहुत बड़ी है ना। S1P छोटी दूरी है और S2P क्या बड़ी दूरी। तो S2P एक बड़ी दूरी है और S1P एक छोटी दूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर हमें बड़ी दूरी से छोटी दूरी घटा दे तो हमें क्या मिल सकता है, पथ का अंतर मिल सकता है, मतलब रास्ते का अंतर मिल सकता है। तो देखो S2P बड़ी दूरी है, S1P छोटी दूरी है, तो इसमें ये दूरी बड़ी है, ये छोटी, तो हमें इसमें क्या मिल रहा है, रास्ते का अंतर मिल रहा है, मतलब पथ का अंतर मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस S1 से यहाँ पे इस S2P पे एक लंब डालेंगे, इस S1 से इस टाइप से S2P पे एक लंब डाल देते हैं। यहाँ पे ये हमने एक लंब डाल दिया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, ठीक है, डैश डैश कर लो इसे, ठीक है। ये हमने क्या किया है, लंब डाल दिया एक, ठीक है, इस टाइप से हमने क्या कर दिया है, एक लंब डाल दिया है इस पे। S1 से S2P वाली जो थी इस पे हमने एक लंब डाल दिया A। अब यहाँ पे अगर देखोगे S1P और A से लेके P तक ये दोनों दूरियां समान है, S1P और A से लेके P तक ये दूरियां समान है। इसमें जो ज्यादा दूरी थी वो क्या थी, S2A, क्योंकि लंब डाला आपने तो आपको पता चल गया कि जब आप S2P और S1P में जो ज्यादा दूरी एक्स्ट्रा दूरी है वो क्या है, S2A। यही कहलाएगा पथ का अंतर, रास्ते का अंतर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पथ का अंतर। और ये हमने क्या किया है, 90 डिग्री पे लाइन खींची है, तो ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने तक किसी को। और इसमें कुछ भी नहीं करना, अब आगे डेरिवेशन भी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कोण कितना बना है, 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे हमने लंब डाला है। तो S2A क्या हो गया यहाँ पे, पथांतर। अब ये चित्र इतना बन जाता है इस टाइप से। अभी आपका चौड़ाई के लिए सूत्र निकाला जाएगा। अब ये जो चित्र आपने बनाया है, इस चित्र को जो बनाया है इसकी रचना आपको लिखनी होगी, मतलब इसकी थ्योरी लिखनी होगी। तो जो चीज यहाँ पे बनाया उसी भाषा में आपको यहाँ पे लिखना है, कुछ भी नई बातें नहीं लिखनी। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझा देते हैं, फिर आगे जो कोण है उनके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माना 3 पर्दे L M N है, हमारे पास 3 पर्दे L M और N है, ठीक है। पर्दे L पर एक रेखा छिद्र S है, पर्दे L पर एक रेखा छिद्र जो है S है, ठीक है। फिर कहा गया S1 व S2 पर्दे M पर अति निकट छिद्र है। S1 और S2 क्या है, S1 S2 क्या है,
पर्दे एम पर अति निकट है, मतलब दोनों के बीच क्या है, निकटता है, दोनों के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, अति निकट छिद्र है। तो लिखा गया S1 व S2 पर्दे एम पर अति निकट छिद्र है। फिर लिखा है एस से चलने वाली तरंगे समान कला में है। एस से चलने वाली तरंगे मतलब ये जो एस से चलने वाली तरंगे थी ये समान कला में, इनके बीच में कला क्या है, समान। जब समान कला में होंगी तो कलांतर कितना होगा, 0, क्योंकि कला समान है, दोनों का जब घटाओगे तो कलांतर कितना आएगा, 0। तो यहां से लिखा है कि एस से चलने वाली तरंगे समान कला में है जो S1 व S2 पर पहुंचती है, मतलब एस से चलने वाली तरंगे जो है यहाँ से जो निकलती है वो समान कला में है, यहाँ से निकल के S1 और S2 में पहुंचती है। अब जब दोनों के बीच में कला समान तो कलांतर शून्य, तो आगे वही लिखा गया अतः इनके बीच में कलांतर नियत है। नियत का मतलब शून्य है या स्थिर है, ठीक है, ये बात याद रखना। आसान है ना। एस से चलने वाली तरंगे समान कला में है, एस से चलने वाली तरंगे समान कला में है जो कि S1 व S2 पर पहुंचती है। अब जब S1 S2 पे पहुंचती है समान कला में है तो उनके बीच में कलांतर नियत होगा या 0 होगा, ठीक है। फिर कहा गया हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। आप देखो जब यहाँ पे तरंगे पहुंची तो S1 S2 क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिनसे आगे की ओर द्वितीयक तरंगे यहाँ पे इस टाइप से निकली, यहाँ पहुंची, यहाँ से निकली, यहाँ पहुंची, ठीक है। तो कहा गया हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिनसे निकलने वाली तरंगे द्वितीयक तरंगे होंगी और वह पर्दे पे व्यतिकरण फ्रिंज बनाएंगी, ठीक है। देख लो ये S1 व S2 नए तरंग स्रोत का कार्य किए, इनसे जो तरंगे निकली वो यहाँ पे बिंदु P पे पहुंची, पर्दे N पर पहुंची। पर्दे N पर जब पहुंची तो पर्दे N पर यहाँ पे हमें फ्रिंजे प्राप्त होंगी, व्यतिकरण फ्रिंज बनाएंगी, ठीक है, जिनसे निकलने वाली तरंगे द्वितीयक तरंगे होंगी और वह पर्दे N पर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, पर्दे N पर व्यतिकरण फ्रिंज बनाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से आपको अपनी भाषा में लिख लेना, कोई रटने वाली बात नहीं लिखी, जो चित्र बनाया था वही बात यहाँ पे लिख दी गई, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पे इस C पॉइंट को P पॉइंट से भी मिलाएंगे, ठीक है। हम इस C पॉइंट को P पॉइंट से डैश डैश करके मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हमें डेरिवेशन करना है फॉर्मूले का, ठीक है। तो हमने C पॉइंट को क्या किया, P पॉइंट से मिला दिया। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला, यहाँ पे जो कोण बन रहा है C और O वाला, ये जो CO आधार है, ये CO जो आधार है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कोण हम मान लेते हैं थीटा कोण है। ये कोण कितना मान लेते हैं, थीटा कोण, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये कोण हमने कितना मान लिया, थीटा कोण मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कोण हमने क्या माना, थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज है ये S1 S2A और दूसरा त्रिभुज बन रहा है PCO। दो त्रिभुज है S1 S2A और त्रिभुज PCO। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। क्या कह रहे हैं हम इसे हल करने के लिए दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। और दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए कम से कम दोनों त्रिभुजों में दो चीज समान होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो एक कोण 90 है, इसमें कोण 90 है, इस वाले में अगर एक कोण थीटा, अगर किसी तरह से S1 S2A त्रिभुज में भी एक कोण हम थीटा दिखा दे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब क्या करे कि इसमें तो एक कोण थीटा है, अब क्या करेगी इस वाले त्रिभुज का S1 S2A में भी एक कोण थीटा दिखा दे। तो इसके लिए आपको एक चीज समझ के रखना है, ये कोण थीटा में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे वो चीज आपको समझना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला कोण थीटा कैसे होता है, उसको समझना। देखो हमारे पास तीन किरणें दिख रही है, एक ये यहां से जा रही है ऐसे करके P पे मिल रही जाके, एक किरण यहां से फिर जा रही है ऐसे करके जो P पे मिल रही जाके, एक यहां से जा रही जो P पे मिल रही जाके ऐसे, ठीक है, इस टाइप से मिल रही है। तो हम मान लेते हैं जो हमारे पास तीन किरणें हैं, इन तीनों किरणों को अगर हम मान ले समांतर, अगर इन तीनों किरणों को जो ऐसे ऐसे जा रही है, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, ऐसे ना हो, अगर इन किरणों को हम समांतर मान ले कि तीनों किरणें इस टाइप से समांतर किरणें हैं, ठीक है। तो अगर हम तीनों किरणों को समांतर किरणें मान ले तो जो समांतर किरणें होती हैं वो अपने आधार के साथ जो होती बराबर कोण बनाती, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, समांतर किरणें अपने आधार के साथ क्या करती है, समान कोण बनाती है। अगर यहाँ पे ये कोण थीटा बन रहा है, ये वाला कोण अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे ये कोण भी थीटा बनेगा, ये कोण भी थीटा बनेगा, ठीक है। अगर हम मान लो जैसे ये यहाँ पे इसका आधार ये CO दिख रहा है, वैसे हम यहाँ पे भी डैश डैश करके कुछ आधार मान ले इस टाइप से, ठीक है, हम यहाँ पे भी कुछ आधार मान ले इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर आधार मान लिया तो देखो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं, तुम लोग बताओ। देखो हमने कहा ना अगर इन किरणों को ये वाली और ये वाली इनको समांतर मान ले तो समांतर किरणें अपने आधार के साथ थीटा कोण बनाती, तो यहाँ पे कोण कितना बनना है, अगर थीटा तो यहाँ भी थीटा बनेगा, यहाँ भी थीटा बनेगा। वैसे ही अगर यहाँ थीटा बन रहा है ये वाला
तो डैश डैश करके अगर इसको मिलाए तो ये वाला कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, थीटा बनेगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ठीक है, हमने कहा कि समांतर किरण आधार के साथ बराबर कोण बनाती है, तो यहाँ थीटा बनाया तो यहाँ भी थीटा बन गया। अब इसके बाद समझना, अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, ये जो C और यहाँ पे H2 पॉइंट दिख रहा है, और ये वाली जो लाइन है ये और ये, इसके बीच में देखो जैसे ये वाला आपने लंब डाला था वैसे ये भी तो एक लंब की तरह होगा, मतलब बीच में पूरा कोण कितना बनेगा, 90। ठीक है, देखो ये मतलब जैसे CO को हमने लंब डाला था 90 डिग्री पे, वैसे ये भी तो एक लंब की तरह होगा। मतलब ये H2 यहां से इससे कितना कोण बनाएगा, पूरा कोण कितना बनाएगा, 90। ठीक है, कितना बनाएगा, 90। और यहाँ पे देखोगे ये वाला कोण कितना दिखाया गया है, थीटा। ये कोण कितना दिखाया गया, थीटा। और यहां से लेके यहां तक पूरा कोण कितना, 90। ध्यान से देखो, ये यहां से लेके यहां तक का कोण कितना है, 90, क्योंकि लंब है और ये क्या है, थीटा। तो अगर पूरा कोण 90, ये थीटा है, तो इतना कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आया कैसे हुआ, पूरा कोण 90 है, इतना है थीटा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया जाके 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये वाला कोण हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना थीटा है, पूरा कोण 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये भी समझ में आ गया सबको, ये कोण थीटा था, यहां से लेके यहां तक पूरा 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब इसके बाद देखो, ठीक है, हम आपको एकदम बारीकी से समझा रहे हैं जिससे सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, आप देखो ये एक त्रिभुज है इस टाइप से, S1 S2A, S1 S2A। ठीक है, ये वाला कोण 90 है, ये कोण 90 माइनस थीटा है। तो अब हम आपसे पूछे ये कोण बताओ, S1 वाला, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे भैया तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 90 प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस S1 बराबर 180, मतलब तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कोण मिला के 180 होगा। तो यहां से देखो, अगर इसे हल करें, S1 कोण का मान निकाले तो 90 90 180 माइनस थीटा प्लस S1 बराबर 180। यहां से देखोगे 180 180 दोनों तरफ कैंसिल, S1 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का थीटा। मतलब S1 कोण का मान यहां से कितना आएगा, ये वाला कोण कितना आएगा, थीटा कोण आ जाएगा। ठीक है, बताओ, है आसान, कुछ भी नहीं है यार। ये कोण अगर 90 है, देखो ये यहां से लेके यहां तक पूरा 90 था, इतना थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। अब एक कोण 90 माइनस थीटा, एक 90, तो ये कितना बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। तो बस काम आपका हो चुका है, अब कुछ नहीं करना। अब आपका यहां से सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। क्यों सिद्ध हो जाएगा, देखो S1 S2A, इसमें एक कोण 90 है, एक कोण थीटा। इसमें देखो त्रिभुज PCO, इसमें एक कोण 90, एक कोण थीटा, तो दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, सिद्ध हो गया। इसमें मेन ये दिखाना था यहाँ पे कि ये वाला कोण थीटा है। चाहे डायरेक्ट लिख लो या समझ के लिखना है तो समझ लो। यहाँ से हमने कहा पहले कि जो समांतर किरण होती है आधार के साथ बराबर कोण बनाती है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा 90, तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। बस काम खत्म। ठीक है, अब इसके बाद डेरिवेशन की ओर चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले दूरियों को लिख लेते हैं, जैसे S1 व S2 के बीच की दूरी। ठीक है, इसके बाद इतना लिखने के बाद लिखते हैं S1 व S2 के बीच दूरी, जिसे बोला जाएगा रेखा छिद्र के बीच की दूरी। S1 S2 रेखा छिद्र थे ना, तो इसके बीच की दूरी है D, जो कि है रेखा छिद्र के बीच की दूरी। ठीक है, क्या चीज है, रेखा छिद्र के बीच की दूरी। फिर इसके बाद क्या है, S2, ये आपका पर्दे के बीच की दूरी। ठीक है, पर्दे की दूरी क्या है, पर्दे की दूरी हमने मानी है कैपिटल D से। ठीक है, पर्दे, इन दोनों पर्दे के बीच की दूरी D है। फिर P से O तक की दूरी क्या मानी गई है, P से O की दूरी जो है वो कितनी मानी गई, x मानी गई। ठीक है, P से O तक की x है, S1 S2 के बीच की D है, और दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल D है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमने एक काम और किया है, S1P और S2P के बीच हमने पथांतर निकालने के लिए एक लंब डाला था, ये S1 है, और हमने कहा इसके बीच में जो पथांतर आया, मतलब जो रास्ते का अंतर आया, वो कितना है, S2 है। क्योंकि ये आपकी ये दोनों दूरी आप समान हो जाएंगी, ये, और अलग कितनी है, S2 है। तो यहां से लिखते हैं S1P व S2P के बीच पथांतर, S1P व S2P के बीच पथांतर। ठीक है, पथांतर कितना आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा S2P माइनस S1P। ध्यान से देखना, पथांतर का मतलब पथ का अंतर, मतलब रास्ते का अंतर। अगर S2P बड़ी है, S1P छोटी, तो S2P से ही तो S1P घटाएंगे। तो S2P से S1P घटाओगे तो पथ का अंतर कितना आ रहा है, रास्ते का अंतर, S2A। तो यहां से कितना हो जाएगा, S2A। हमारे पास पथांतर कितना आ गया, S2A। ठीक है, जब हमने S2P से S1P घटाया तो अलग कितना बच रहा है, यही S2A बच रहा पथांतर, तो यही पथांतर आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आगे की ओर चलते हैं।
ठीक है आसान एकदम, चित्र में समझना था, अब एकदम आसान है। ठीक है, तो अब आगे की ओर चले। अब यहां से लिखते हैं पहला त्रिभुज, त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा, S1 S2A और दूसरा त्रिभुज ये POC। ठीक है, त्रिभुज POC समरूप है, समरूप है मतलब दो चीजें समान मिल गई, इसमें एक कोण थीटा, इसमें एक कोण थीटा, इसमें एक कोण 90, इसमें एक कोण 90, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज POC क्या है, समरूप त्रिभुज है। अब जब समरूप है तो इसमें एक का लंब, मतलब जो यहाँ पे एक की लंब भुजा होगी, जो इसका लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने भुजा लंब, तो इसका लंब इस वाले त्रिभुज के लंब का अनुपात जो होगा, इसके कर्ण और इसके कर्ण मतलब दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो होगा, इसकी भुजा का अनुपात उसकी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज सीधा होता है। ठीक है, अब समझो यहां से जैसे S1 S2A में आपने देखा, S1 S2A में सबसे पहले देखो ये त्रिभुज बना लो चाहे तो, ये S1 S2A बना हुआ है। ठीक है, S2 पॉइंट है, S1 पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा का है। ठीक है, इसमें लंब बटा कर्ण आपको लेना है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो हम यहाँ पे लंब ले रहे हैं S2A, बटा कर्ण कौन सा है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती तो S1 S2, जो भुजा इसमें लेनी वही उसमें लेनी। ठीक है, बराबर। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, POC, त्रिभुज POC। ठीक है, इसमें देखो ये 90 है और ये वाला थीटा है, ये थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने का लंब होता है, तो थीटा के सामने PO जो हो गया ये लंब हो गया, बटे में कर्ण कौन सा हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण होता है, PC जो हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, लंब बटा कर्ण दोनों कर लिया गया। ठीक है, थीटा के सामने लंब S1 वो S2A बटे में 90 के सामने कर्ण S1 S2, और यहाँ पे देखोगे थीटा के सामने का लंब PO बटा कर्ण PC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, S2A बटा S1 S2 बराबर PO बटा PC। अब यहां से देखोगे PC वैल्यू अगर देखो, ये P से C तक की वैल्यू, चाहे PC लिख लो या CP लिख लिए। ठीक है, हम CP लिख ले या PC लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो C से P तक की दूरी है, तो C से P तक की दूरी हमें नहीं पता। C से P तक की दूरी पता है कि आपको, नहीं पता ना। हमें C से O तक की दूरी पता है कि ये D है, क्योंकि पर्दे के बीच की दूरी है C से O तक की, ये हमें D पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें C से P तक की दूरी नहीं पता। C से लगा के डैश डैश वाली लाइन खींचिए, इसकी दूरी नहीं पता। तो हम यहां से मानेंगे कि जो C से P तक की दूरी है वो लगभग बराबर है C से O तक की दूरी को। तो हम यहां से लिखेंगे CP को मान लेंगे लगभग बराबर किसके, C से O तक की दूरी के। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, CP दूरी जो है यहां से यहां तक की दूरी जो है, इसे हम CO के बराबर मान लेंगे, तो CP लगभग बराबर CO की। तो CP की जगह क्या लिख देंगे, CO। तो S2A बटे में S1 S2 बराबर PO बटा CP की जगह CO। ठीक है, आप देखो आगे, कोई दिक्कत नहीं, CP की जगह CO कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, आप देखो S2A बटा S1 S2 बराबर PO बटा CP की जगह CO। अब यहां से है S2A बटा S1 S2, S1 S2 हमारे पास कितना है, S1 और S2 के बीच की दूरी D है, तो बटे में D हो गया, बराबर PO कितना है हमारे पास, PO, P से O तक की दूरी X है, तो X लिख लो, बटे में CO कितना है, C से O तक की दूरी मतलब पर्दे की दूरी D, तो यहां से है ये D। ठीक है, सबकी दूरी रख दी, S1 S2 का मान स्मॉल d, PO का X, CO का D। अब यहां से S2A का मान निकाल लो, तो S2A कितना आ जाएगा, S2A आ जाएगा D का उधर गुणा, तो XD अपॉन में कैपिटल D। तो यहां से H2A हमारे पास कितना आ गया, XD अपॉन कैपिटल D, इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास क्या भी निकला इस फॉर्मूले से, अभी हमारे पास केवल पथांतर निकला है। क्या निकला है, पथांतर। ठीक है, ये देखो H2A बराबर XD अपॉन कैपिटल D। इस फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक निकालने के लिए अभी केवल हम एक स्टेप में पहुंचे, पथांतर निकाल पाए हैं। अब आगे कुछ भी नहीं है, अब आगे केवल आपको करना क्या है, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर पता होना चाहिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले में रख के हम मान निकाल लेंगे और फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर के लिए हमने बताया था संपोषी और विनाशी व्यतकरण में। आपको अगर आपने उसको पढ़ा तो आपको पता होगा, नहीं चलो आपको आगे बताते भी। ठीक है, तो इतना तो सबको समझ में आ गया, मेन चित्र था। फिर इसके बाद इस टाइप से इसकी रचना लिख लो, यहां से आओगे यहां तक आपको कर लेना है, इसके बाद का काम एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, इस क्योंकि अब बोर्ड में जगह है नहीं, तो इधर वाला इरेज करके इसके आगे का यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो जल्दी से। और एक काम जरूर करना है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पूरा समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे, फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे फिजिक्स के सारे वीडियो है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सारे वीडियो,
मस्त तरीके से एक एक टॉपिक की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। आप इधर वाला इरेज करके इसके आगे का बताते हैं। तो आप चलते आगे की ओर, ठीक है। इतना आ चुका था H2A, मतलब जो पथांतर H2A हमारे पास XD अपॉन कैपिटल D। आप देखो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर देखते हैं, ठीक है। इसके आगे से हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखते हैं पहले दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर का फॉर्मूला होता है वो होता है m लैम्डा, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो m लैम्डा होता है, जहां m की वैल्यू आप कहां से कहां तक रख सकते हो। m की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, डॉट 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 डॉट, ठीक है। आप m की ये सारी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अब जो दीप्त फ्रिंज के लिए देखो पथांतर कितना होता है, m लैम्डा होता है। तो यहां से ये जो m लैम्डा पथांतर है, हम इसे यहाँ पे H2A पथांतर है, तो H2A की जगह हम क्या रख सकते हैं, m लैम्डा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, H2A बराबर XD अपॉन में कैपिटल D, ठीक है। ये हमारे पास है। तो H2A की जगह, H2A पथांतर ही तो था, तो इसकी जगह हम m लैम्डा रख सकते हैं। तो m लैम्डा बराबर कितना आ गया, XD अपॉन में कैपिटल D, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, हम किसका फॉर्मूला निकाले, x का अगर फॉर्मूला निकाले, देखो x का मान निकालना है, तो कैपिटल D इधर भाग में, उधर चला जाएगा गुणे में, तो x बराबर कितना आएगा, ये इस इधर चला गया गुणे में, तो m कैपिटल D लैम्डा, और ये इधर गुणे पे नीचे आएगा इसके साथ भाग में, तो x बराबर कितना आ गया, m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, x की, ठीक है। x की वैल्यू आई o से p तक, जो x की दूरी थी, इसका मान आया x का। और यहाँ पे x क्या है, x आपको ये बताएगा कि मतलब अगर x में आप मान, मतलब यहाँ पे अभी देखो आगे भी आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें जैसे x की जो मान होता है, x का मान ये बताता है कि आपको पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी मिल रही है, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी मिल रही है, या अदीप्त फ्रिंज की, मतलब ये यहाँ से O पे मिलता है केंद्रीय फ्रिंज, ध्यान समझना, O पे मिलता है केंद्रीय फ्रिंज। केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच जो दूरी होती है उसे ही x कहते हैं। तो x आपको ये दिखाएगा कि पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी मिल रही है, दूसरी दीप्त फ्रिंज की मिल रही है, ये सारी चीजें बताएगा, अभी आगे समझेंगे भी, ठीक है। तो पहले दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर लगा के हम x का मान ये निकाल पाए। अब इसके लिए लगाते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2m-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। दीप्त के लिए होता है m लैम्डा, इसके लिए होता है 2m-1 लैम्डा बाई 2। और जहां m की वैल्यू यहाँ पे 0 आप नहीं रख सकते, m की वैल्यू आप रख सकते हो 1 2 3 ऐसे 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ पे तो 0 से शुरू होती है m की वैल्यू, यहाँ पे 1 से शुरू होती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो पथांतर 2m-1 लैम्डा बाई 2। तो आप देखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, H2A बराबर XD अपॉन कैपिटल D। तो H2A की जगह यही रख दो, 2m-1 लैम्डा बाई 2 बराबर XD अपॉन कैपिटल D। अब यहां से अगर हम क्या करें, x का मान निकालें, तो x कितना आ जाएगा, 2m-1 इधर है, 2m-1 इधर है। अब ये d नीचे है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो कैपिटल D ये लैम्डा हो गया, बटे में क्या है, यहाँ पे 2 था, और ये d इधर गुणे पे इसके पास आ जाएगा भाग में, तो 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2d, ये फॉर्मूला आएगा अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। ये जो x दूरी है, मतलब जो दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी है, उसमें अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला आएगा x बराबर 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2d, और इसमें आया x बराबर m कैपिटल D लैम्डा अपॉन d। इनको चाहो तो कोई समीकरण मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ठीक है, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा बन गया। अब देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, इसी x की वैल्यू से चाहे आप दीप्त फ्रिंज का यूज करके भी कोड़ी चौड़ाई निकाल सकते हो, और अदीप्त फ्रिंज के सूत्र का यूज करके भी कोड़ी चौड़ाई निकाल सकते हो। हम दोनों का यूज करके आपको कोड़ी चौड़ाई कोड़ी चौड़ाई बोले, जो फ्रिंज चौड़ाई है, आप दोनों का यूज करके फ्रिंज चौड़ाई निकाल सकते हो। तो हम आपको दोनों का यूज करके, दीप्त वाले से भी और अदीप्त वाले से भी, दोनों का यूज करके हम आपको फ्रिंज चौड़ाई निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इधर वाला हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इस यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमें फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, पहले दीप्त के लिए निकालेंगे, फिर निकाल देंगे अदीप्त के लिए, ठीक है। यहां से देखो, यहां से लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं दीप्त फ्रिंज के लिए कोड़ी फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है।
दीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होती? दीप्त फ्रिंज तब प्राप्त होती जब संपोषी व्यतिकरण होता है और तीव्रता अधिकतम होती है। जो मतलब आपको प्रकाश प्राप्त होगा उसकी तीव्रता जब अधिकतम होगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा और तब दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। और अदीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होगी? जब विनाशी व्यतिकरण होगा, मतलब तीव्रता न्यूनतम होगी, तीव्रता कम होगी। जहां पे तीव्रता कम होगी वहां विनाशी व्यतिकरण और अदीप्त फ्रिंज, जहां पे तीव्रता अधिक होगी वहां पे संपोषी व्यतिकरण और दीप्त फ्रिंज। ये चीजें रखना, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए हमें फ्रिंज चौड़ाई निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ से लिखते क्या है पहले कि हम यहाँ से लिखते माना एमवी लिखा है, ठीक है। एमवी का मतलब जैसे पहली दूसरी ऐसे होता ना, वैसे माना एमवी तथा m+1v दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी xm तथा xm+1 है। ध्यान से समझना, यही से मेन चीज है। जो अभी चित्र बना था जिसमें यहाँ पे O पॉइंट था, यहाँ पे P पॉइंट था, इसके बीच की दूरी ही तो x थी। तो हमने बताया ना O पे केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होता है और केंद्रीय फ्रिंज से P तक की दूरी जो होती है वो दीप्त या दीप्त फ्रिंज की दूरी को बताती है। तो मान लिएगा माना mv तथा m+1v दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी जो है वो मानी गई। जब mv होगी, जैसे पहली तो x1 दूसरी तो x2 ऐसे होता है, वैसे mv तो xm, m+1v तो xm+1, ये चीज है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इतना हो गया। अब देखो हमने लिखा माना mv तथा m+1v दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी xm तथा xm+1 है। अब देखो अगर आपको दो पता है, जैसे इसकी xm इसकी xm+1, xm+1 का मतलब m के बाद अगली वाली, ठीक है। अब अगर दो की पता और आपको फ्रिंज चौड़ाई निकालना है तो फ्रिंज चौड़ाई को w से लिखते हैं। w का मान निकालना है तो इन दोनों को आपस में घटा देना है, बड़ी वाली से छोटी घटाना है तो xm+1 माइनस xm, ये कर दोगे तो आपको फ्रिंज चौड़ाई w का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम वही चीज करेंगे। तो देखो आगे, ठीक है, इतना समझ में आया। माना mv तथा m+1v दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी xm तथा xm+1 है। अब फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? w बराबर xm+1 माइनस xm, ठीक है। आप देखो यहां से हल करते हैं इसे, ठीक है। आप देखो इसे हल करते हैं, xm+1 है। आप देखो हमारे पास दीप्त फ्रिंज के लिए x की वैल्यू क्या आई है? m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो जब xm होगा तब तो वैल्यू यही होगी। xm की जगह क्या रखेंगे? m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस, सॉरी यहाँ पहले m+1 है। देखो यहाँ पे m की जगह क्या रखना है? xm+1 है ना, तो m की जगह m+1 रख दो। तो m+1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस xm की जगह तो ये सेम चीज आ जाएगा, m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ध्यान से देखो, जब xm+1 होगा, ये x की वैल्यू जो आई है इसे xm मानो, ठीक है, xm मानो। तो xm बराबर क्या है? m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। जब m+1 की बात होगी तो m की जगह m+1 रख देंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये चीज करना है। तो हमने यहाँ पे m+1 रख दिया, यहाँ पे m रख दिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसे हल करने के लिए देखो, इसमें कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d है, इसमें भी है, कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा? m+1, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का m, और कॉमन क्या हो गया? कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। देखो कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d कॉमन कर लिया, m+1 माइनस m। आप देखो माइनस m और प्लस का m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? w बराबर, यहाँ से 1 बचा तो 1 इंटू कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, मतलब सीधा सीधा क्या बच गया? इसके आगे का देखो, इसके आगे का देखो, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन गया? w बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। क्या फॉर्मूला आया? कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। आगे लिख लो, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। इसी फॉर्मूले के लिए हम लोग इतनी देर से डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है। यही फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र है, ठीक है। और फ्रिंज चौड़ाई के माध्यम से हम लैम्डा तरंगार्थ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यही फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र है, यही फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र है। इसमें सारी चीजें आपको पता है। W क्या है? फ्रिंज चौड़ाई। कैपिटल D क्या है? पर्दे के बीच की दूरी। स्मॉल d क्या है? रेखा छिद्र के बीच की दूरी। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो देखो दीप्त फ्रिंज के लिए आपने निकाला फ्रिंज चौड़ाई, ये आई है W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब अगर आप अदीप्त के लिए भी निकालते हो, फॉर्मूला सेम आएगा, हम आपको अदीप्त के लिए भी निकाल के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिखते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए, उसमें भी सेम आएगा, अदीप्त फ्रिंज के लिए।
अदीप्त फ्रिंज के लिए भी यही सेम बात लिख लेनी है, ठीक है। देखो लिख देते हैं, माना, ठीक है। देखो हमने वही बात लिख दी कि इसमें MV तथा M+1 भी दीप्त फ्रिंज था, इसमें अदीप्त फ्रिंज है, तो माना MV तथा M+1 भी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी XM तथा XM+1 है। अब यहाँ से फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का वही फॉर्मूला, फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, W बराबर XM+1 माइनस XM, वही करना है सेम, W बराबर XM+1। इस बार अदीप्त फ्रिंज की बात है, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जो ये फॉर्मूला है, इसमें M की जगह आपको M+1 रखना है, एक बार M की जगह M रखना है, ठीक है। तो देखो इस वाली वैल्यू को रखना है इस बार, M+1 की जगह देखो यहाँ पे है हमारे पास 2 को बाहर रख लो, M की जगह रखना है M+1 रख दो, -1, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये जो 2M-1 था, इसमें केवल M को ध्यान दो, M की जगह M+1 रखा है, 2 बाहर है, M की जगह M+1 -1, बाहर क्या हो जाएगा, कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D, कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D, और जहां पे XM उसकी जगह तो ये सेम हो जाएगा, माइनस का 2M-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D। ध्यान से देखो क्या चीज किया गया है इसमें, देखो 2M था, M की जगह आपको M+1 रखना है, तो 2 बाहर, M की जगह M+1 -1 और बाकी का सेम, ठीक है। अब हल करते हैं, देखो W बराबर 2 का अंदर गुणा को 2M + 2 -1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D माइनस 2M-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D। देखो दोनों में ये चीज सेम है, कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D, तो इसको कॉमन ले लो, तो W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D कॉमन, अंदर क्या बचा, देखो 2M ये है, प्लस 2 से 1 घटाओगे 1 बचा, माइनस यहाँ पे क्या है 2M-1, ठीक है। अब आगे हल करो, देखो 2M प्लस 2 से 1 गया, 1 बचा, 2M-1 ये। अब आगे हल करो, W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D, अंदर क्या बचेगा 2M+1, माइनस का अंदर जाएगा -2M, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का 1, ठीक है, ये -1 लिखा हुआ है। अब हल करो, देखो 2M से 2M कैंसिल, बचा क्या W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D इंटू 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। अब देखोगे 2 ऊपर भी 2 नीचे भी कैंसिल, W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। बस देखो दोनों से सेम आया है, ठीक है, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है। तो 5 नंबर आपके पक्के हैं एकदम आसानी से, ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। भले ही वीडियो बड़ा बना, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि सभी स्टूडेंट को, चाहे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, उनको भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए टाइम दे के अच्छे से समझाया। तो ये था आपका, देख सकते हो दीप्त फ्रिंज से निकाला गया, तब भी फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d आया, अदीप्त के लिए निकाला गया तब भी यही आया, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लेता पहली दीप्त फ्रिंज के लिए, दूसरी दीप्त फ्रिंज के लिए, तो इसी टाइप से निकलेगा, ठीक है, ये देखो इसी से। और जब पहली दूसरी की बात देखो, जैसे दीप्त की होती है तो इससे ये x का मान ये आता है, और जब इससे बात होती है तो इससे आता है। बस कोड़ी जो फ्रिंज चौड़ाई इसको निकालने के लिए दो की दूरियों को घटाया जाता है, जैसे यहाँ पे XM+1 और XM को घटाया गया, तब फ्रिंज चौड़ाई निकली इसी टाइप से, ठीक है। तो ये है फ्रिंज चौड़ाई के लिए पूरा डेरिवेशन, आसानी से पूरा कंप्लीट है। जिस टाइप से बताया इसी टाइप से करते हो तो पूरा आपको तैयार भी हो जाएगा और आसान भी एकदम, ठीक है। देखो इसके जितने फॉर्मूले सभी इंपॉर्टेंट है, कलांतर पथांतर वाले सब, ठीक है। इसीलिए हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको कलांतर पथांतर, परिणामी तीव्रता का सूत्र, परिणामी आयाम का सूत्र सब करा दिया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो पता है आपको प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से आके देख सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है, ठीक है। और एक काम और करना, कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करोगे तो एक बार हमें भी मोटिवेशन रहता है कि चलो भाई हमने पढ़ाया इतनी देर तो आपको भी समझ में आया, ठीक है। तो कमेंट करो जिससे हमें पता चल सके कि हमारा पढ़ाना आपको समझ में आएगी। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है आगे भी वीडियो बनाने का, कि हाँ चलो मेहनत कर रहे हैं तो किसी को तो फायदा हो रहा है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी चैनल से आके पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, इसे नोट कर लो। और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। वहां पे जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड अपडेट होती है वहां पे भी हम आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, वहां पे भी फॉलो कर लेना।